बिहार में राजनीति आपको भी पता है मनोज जी कि जिस तरीके से होता है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्षों से 2014 के पहले की बात नहीं कर रहा, वंशवाद के खिलाफ, एंड शायद वही एक कारण था कि उन्होंने राहुल राजीव के खिलाफ अपना तंत्र खोल दिया था। वंशवाद, हायरार्की, हेरिडिटरी रूल की बात करते थे कि एक परिवार का ही राज चल रहा है, यही कहते थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो ये कहता है कि कम से कम 10 दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, अपने पुत्र मुंह में घिरकर, जिन्होंने 17 साल का उम्र पार कर लिया है, अब अपने कंस्टिट्यूएंसी को अपने अधिकार में लेने के लिए, अपने पुत्र पुत्री या पत्नी के लिए कोशिश में लगे हैं। जैसे कि नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, पटना साहिब से 9 बार विधायक, 70 क्रॉस कर चुके हैं। उनका नाम भी टिकट से कटने वाला है शायद, पर अपने बेटे नितिन कुमार रिंकू को पटना साहिब से टिकट दिलाने के लिए लगे हुए हैं। अवधेश नारायण सिंह, पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी अपने बेटे सुशांत रंजन और प्रशांत रंजन की राजनीति को स्थापित करने में लगे हैं। रामकृपाल यादव, वो आरजेडी में थे, पहले लालू जी के बहुत नजदीक थे, पर भारतीय जनता पे आ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव के लिए वो लगे हुए हैं, अपने पुत्र के लिए। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अपने पुत्र अर्जित शाश्वत के लिए लगे हुए हैं। आरके सिन्हा जो SIS के चीफ भी हैं, आप भी जानते होंगे उनको, वो RS राज्यसभा के भी मेंबर थे, वो अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा के लिए पटना साहिब से कोशिश में लगे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा विधानसभा, 70 साल क्रॉस कर गए, अब अपने बेटे को सौंपने की तैयारी में लगे हैं। विनोद नारायण झा मधुबनी से विधायक रहे, पूर्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री भी रहे, अपने बेटे विभय झा को राजनीति में उतारने में लगे हैं। अरुण कुमार सिन्हा कुमरान विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2005 से 2020 15 साल जीतते रहे, 70 साल के हो गए, अपने बेटे आशीष सिन्हा के लिए टिकट मांगने में जुटे हुए हैं। रामप्रीत पासवान बिहार सरकार के PhD मंत्री पूर्व और मधुबनी के राजनगर से विधायक, अपने बेटे दीपक कल्याण को टिकट दिलाने के लिए पैरवी में लगे हुए हैं। प्रेम कुमार गया शहर से 8 बार लगातार विधायक रहे और वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, 70 साल हो गए, अपने बेटे को टिकट दिलाने में लगे हैं। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की कहानी आज की तारीख में। मैं भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कह रहा, इसी तरह से कांग्रेस में, इसी तरह से रामविलास पासवान के पुत्र, लालू के पुत्र, वंशवाद बिहार में, बिहार का जड़ पॉइजन कर रहा है। क्यों? वहां की जनता, वहां के वोटर किसी के बेटे को उनके बाप के नाम पे वोट देती है। यह वंशवाद, जब भारतीय जनता पार्टी ने, आप अगर कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, तो फिर इन पे क्यों नहीं उंगली उठना चाहिए? इनको ही क्यों? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो क्योंकि वो पढ़ लिख के मेडिकल पास करके नर्सिंग होम चलाने की क्षमता रखता है, पर क्या ये इनकी क्या क्षमता है भाई? इनका क्वालिफिकेशन देखो। आम जनता को किनारे करके नेता के पुत्र को, पुत्र को, परिवार के जन को सिर्फ इसलिए आप दे रहे हो कि वो कंस्टिट्यूएंसी, जैसे जमींदारी होती थी ना, तो आपने जमींदारी दे रखी है क्या लोकतंत्र में? मेरा सवाल आपसे ये है, ये बहुत ही अहम सवाल है आज बिहार या किसी भी राज्य या देश के लोकतंत्र के लिए। जी, मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत वाजिब है, और मुझे लगता है आज के कॉन्टेक्स्ट में ये, मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ले लीजिए,
इंक्लूडिंग सीपीएम, इंक्लूडिंग सीपीआई, दो काम इन लोग करते हैं। लोग को मूर्ख बनाते हैं, भाजपा वो मूर्ख बनाती है, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। आप मुझे बताइए ना कि ये परिवारवाद करके जो कैंडिडेट्स को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि मनोज प्रसाद को अगर एक टिकट देंगे तो बोलते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है। क्यों जीतने वाला नहीं है? तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गैंग नहीं है। और मान लीजिए कि पार्टी हमको टिकट दे दे तब तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन टिकट देगी ही नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसका वर्चस्व पार्टी में नहीं है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, सबसे इसका रिलेटिव पार्ट। अब मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए तो मैं मानता हूं कि सीपीएम अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि नीचे स्तर पर अपने नेता को करके भले वो जीते चाहे बचे। सीपीआई भी, सीपीएमएल जो है, उन लोग अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है। उन लोग किसी भी स्थिति में परिवार के रूप में आगे नहीं बढ़ते। एक यहाँ पे झारखंड में जो है, वहाँ जो पहले थे सीपीएमएल के, उनके बेटा ने एमएलए बन गए हैं, ये सही बात है, लेकिन तब पर भी वो डेमोक्रेटिक है। कांग्रेस पार्टी, राजद, ये खास जेडीयू को आप भले बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिया नहीं नहीं नहीं, वहां भी जेडीयू, यहाँ मैं एक चीज बताऊं कि नीतीश जी भी कोशिश में है कि उनके पुत्र को वो जगह मिल जाए, को आगे बढ़ाए ना। मेरा ये कहना अजय जी ये है कि ये जो मानदंड शुरू में कहा कि परिवारवाद की शुरुआत करने वाला भाजपा है, तो कोई दो मत नहीं। तो भाजपा के अगर आप वक्तव्य को नापे तो उसका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि परिवारवाद का ये मतलब नहीं है कि टिकट जो हम दे रहे हैं उस नेता का बेटा है। परिवारवाद का उनके अनुसार मतलब ये है कि वो पार्टी को कौन चलाता है, उसका ट्रेजरर कौन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है। मतलब ये जो पार्टी है जो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड का दायित्व तो किसके हाथ में है? तो आप पाइएगा कि आज के दिन में तो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कोई और है, क्या नाम है उनका, जो अभी बेचारे का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, कर्नाटका के हैं जो बुजुर्ग है, क्या नाम है प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का? हाँ खड़गे 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 तो खड़गे साहब को बना दिया, लेकिन असली में चाल तो गेम तो वही तो बोलते हैं कि हाईकमांड डिसीजन लेगा। तो मतलब परिवारवाद वहां जिंदा है अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री मोदी। उस ख्याल से राजद की भी वही स्थिति है। लेकिन जो कहिए मतलब में कोई हो, अब यहाँ पर परिवारवाद का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि ये शायद टूटेगा भी नहीं। आप कुछ भी कह लीजिए, आज के दिन में एक कॉमन व्यक्ति को टिकट मिलकर चुनाव लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर मुझे लगता है कि ये इशू हमेशा बरकरार रहेगा और इन लोग हमेशा इस चीज को ये बोलेंगे, वो कुछ और बोलेगा, वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है जनता का रोल ये होना चाहिए कि ये परिवारवाद में भी देखे कि ये आदमी काम क्या किया है। अगर ये कैंडिडेट है तो ये आदमी ने 5 गो पेड़ लगाया या 2 फिर एक छोटा सा मनोज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा था कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे वायरल है, पता नहीं कितना सही है मैं नहीं जानता, वायरल था कि एक शख्स है एक स्टेट में, मैं स्टेट का नाम भी नहीं लेना चाहता, वहां के स्टेट सर्विस कमीशन के वो चेयरपर्सन है और उनके पुत्र और पुत्रवधू बिना इंटरव्यू के सेलेक्ट हो गए एज डिप्टी, जो स्टेट में होता है ना एडीएम्स एंड ऑल दोस, वो सेलेक्ट हो गए क्योंकि उनके फादर, मतलब जो शख्स है वो चेयरपर्सन है स्टेट सर्विस कमीशन का, और उसके पुत्र और पुत्रवधू उस सर्विस कमीशन के एग्जाम में सेलेक्ट हो गए बिना इंटरव्यू दिए। तो फिर क्या गलत है? वहां भी गलत नहीं है ना, उस पर कोई सवाल उठना नहीं चाहिए था। ये तो क्योंकि जब राजनाथ सिंह के पुत्र जब राजनाथ सिंह के पुत्र को, एक सेकंड, राजनाथ सिंह के पुत्र को एमपी का टिकट मिल सकता है, एमएलए का टिकट मिल सकता है,
जब ये नेता जिनका नाम मैंने लिया, उनके पुत्रों को एमपी और एमएलए का टिकट मिल सकता है उनके बाप के नाम पे, तो फिर बाप के नाम पे किसी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती है? मुझे बताएं आप, क्या गलत है? दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर। गलत है तो दोनों गलत है, गलत है तो दोनों ही गलत है ना। आपका कहना मुझे लगता है, मैं आपके वक्तव्य से डिफर करता हूँ, ये दोनों गलत है। आई नो, मैं वही कह रहा हूँ, गलत है तो दोनों गलत है। किसी ने इसको चैलेंज करना चाहिए और करते रहना चाहिए जब तक कि हम लोग सफल ना हो पाए। क्या परिवारवाद क्या होता है भाई? क्योंकि डेमोक्रेसी में परिवारवाद कोई रोल नहीं है। हमको लगता है कि अब आप बीजेपी को देखिए तो कुछ दूर तक भाई प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन में एक गरीब परिवार से जन्म लेकर के कर्म करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं, सही तो है। और भाजपा परिवारवाद भी करती है, ये भी सही है। पर अमित शाह जी के पुत्र, पर अमित, एक सेकंड, यहाँ एक सवाल मैं विद डिस्क्लेमर में कहूंगा, अमित शाह जी के पुत्र बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हो सकते थे। अब बात चक्कर ये है कि उनको चुना कौन है? जो चुनने वाला है वो भी तो दोषी है, क्यों चुना उनको? वही तो बात ऐसा है कि इसको ऐसे मत देखिए कि चूंकि वो अमित शाह के बेटे हैं इसलिए आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन बन गए हुए, या बीसीसीआई के चेयरमैन रहे थे और अब हट गए। बात ऐसा है कि उनको वोट देने वाला कौन है? exactly. तो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। मुझे लगता है कि इसमें कोई एक कानून तो नहीं हो सकता कि अगर अमित शाह का बेटा है तो आप ये नहीं हो सकते। उसी तरह से लालू यादव के बेटा अगर तेजस्वी है तो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? और नेता है, पॉपुलर नेता है, सही बात है। तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत तो है नहीं। तो परिवार कोई गलत नहीं है यानी कि इस देश में कुछ गलत नहीं हो रहा है आपको, तो इसलिए तो मैं बोला वो हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं, क्राइटेरिया में देखना चाहिए कि वो अगर है तो क्रिमिनल तो नहीं है, इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है, किसी समाज में कुछ काम, अगर काम अच्छा किया है बचपन से डेमोक्रेटिक में। भाई मैं तेजस्वी यादव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म ये है कि 7वां 8वां पास नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन बोल उनको ठीक है लेते हैं, आज के दिन में तो पॉपुलर भी है। और मुझे लगता है सब अभी हम एक सर्वे का रिपोर्ट देख रहे थे कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टरियल फेस इन बिहार। तो सच है। तो अब परिवारवाद है, परिवारवाद है, परिवारवाद होने के बावजूद भी क्या रिजल्ट ये जनता उनको चाह रही। तो ये तो आपका प्रश्न ये था। मैं 2-3 चीज उसे कहना चाहूंगा, आप शायद ना बोले प्रश्न, मुझे मेरा प्रश्न उसी में बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये जो चुनाव अभी हो रहा है 2025 में, 2030 में भी चुनाव होगा। ये 2025 का चुनाव 2-3 इंपॉर्टेंट कारण के लिए इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्या? अभी जो नेता हैं, एक है लालू यादव और दूसरे तरफ है नीतीश कुमार। नेशनल लीडरशिप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिहार के बारे में। ये नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव होगा, लालू यादव का भी एक अंतिम चुनाव। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी ये सब मंडल कमीशन और जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट है। तो मंडल मूवमेंट के प्रोडक्ट और जेपी मूवमेंट के जो ये जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट है सर, ये दोनों जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट है। मंडल तो बाद में आया, मंडल भी वीपी सिंह के टाइम में आया। वीपी वाज जेपी मूवमेंट्स प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ जेपी मूवमेंट के बाद मंडल कमीशन का भी लोग ये रहे हैं। तो ये पूरा एक्चुअली आप देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट कि इनका लास्ट चुनाव है। तो ये जो फेस था एक मंडल कमीशन का जो था बैकवर्ड का एक प्रोसेस का ये अंत होने, लीडरशिप का अंत होने वाला है। अब देखना है कि नया जो लीडरशिप जन्म करके सामने आएगा वो कैसा होगा। क्योंकि नीतीश कुमार भले हो सकते हैं सीएम बन जाए या फिर हो सकता है तेजस्वी यादव ही सीएम बन जाए, लेकिन जो नया फेस चुनाव में जीत करके आएगा उस फेस का एक अंत होने वाला है। सही बात, इतिहास का एक अंत होने वाला है, एक नया फेस होने वाला है। दूसरा बात मैं बोल दे रहा हूँ कि राजद विगत मुझे लगता है कि 2007 के बाद से लेकर अब तक एक बोलते थे ना फैक्टर, बोलते थे उसको MY फैक्टर।
मुस्लिम एग्जैक्टली यादव फैक्टर, ये एग्जैक्टली फैक्टर शायद अब खत्म हो जाएगा और महिला युवा का एक नया फैक्टर सामने उभर के दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यानी आप कि देखिए, आपने एम वाई को नए तरीके से डिफाइन कर दिया, महिला यंग, यस, आप महिला देखिए ना यूथ। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं एम क्यों बोल नहीं, रहा हूं, एम वाई क्यों आप, बोल रहा हूं। मनोज जी आपके हिसाब से नया डेफिनेशन आ गया एम वाई का, महिला यस, यूथ एंड यूथ। यूथ। मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विगत 3 चुनाव का इलेक्शन का जो इलेक्शंस हुए हैं उसका परसेंटेज देखिए। बिहार में महिला मतदाताओं का परसेंटेज ऑफ वोट्स पुरुषों से ज्यादा रहा है, 2%, 3%, 4%, 5%। एक, और दूसरा कि अगर एज को लीजिए, यूथ को लीजिए, तो यूथ हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन बिहार इन शेपिंग द चेंज। अब आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में यादव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो टूटता हुआ नजर आएगा और एक नया महिला और युवा का एक नया फैक्टर सामने उभर के आएगा। ये लोग इतने ज्यादा एक्टिव होके वोट कर रहे हैं विगत 3 सालों से, अभी खास करके इस बार आप पाइएगा कि ये शायद परिवर्तन होगा धीरे धीरे। आप पता नहीं कि बोलते हैं ना, बिहार को बोलते हैं बहुत जातिवादी में बिलीव करते हैं, ये बहुत सारे जातिवादी में इफेक्ट होता है। मैं आपको लिख दे रहा हूं, आज का युवा पीढ़ी बिहार का वो नहीं है जो 5 साल पहले था। आज में इंटरकास्ट मैरिजेस बिहार में गांव गांव में हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि अब जाति की जो प्रथा के अनुसार लोग देते थे कि इसको वोट दिए, वोट होगा, क्योंकि सेकेंड वो जो एबव 45-50 ईयर्स का जो एज है वो उसी मानसिकता से चल के आगे चल रही है। लेकिन मैं बता रहा हूं आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। मेरे दिमाग से मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में आप पाइएगा, इस चुनाव के बाद ये मुस्लिम यादव का एक अंत होने वाला है, लेकिन मुस्लिम भी डिवाइड कर हो गए, यादव भी डिवाइड हो गए। अब शायद एग्जैक्टली आप नहीं बोल पाइएगा कि राजद को एमवाई फैक्टर से चुनाव जीत रहा है, नो, गॉन। अब यहाँ पर जीतेगा वही जिसको कि महिला और युवा वोट देगी। इस न्यू एग्जैक्टली एमवाई हैज बेसिकली कम इनटू पिक्चर। एमर्ज दूसरा, एमर्ज्ड। दूसरा मैं ही बताया, तीसरा एक महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई पड़ रहा है जो आने वाले चुनाव में जी दिखाई पड़ी, जीतेगा कौन हारेगा कौन मुझे नहीं मालूम, जी 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 लेकिन जी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले चुनाव में जो रिजल्ट होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर, एक कॉमन फैक्टर होगा। वो ये कॉमन फैक्टर होगा कि यंग लड़के जो आएंगे, यंग, अब आप देखिए कि अगर आप अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमको लगता है कि अधिकतर जो भाजपा के और जदयू के जो लोग हैं उसमें, और ये रामविलास पासवान के जो ये है, इन लोग, इनका वक्तव्य जो अगर मैं नाप रहा था, सब लोग चाह रहे हैं यंग लड़का को सामने लाने। हम्म अब ला रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि विधानसभा जो होगा बिहार का वो युवा और महिलाओं से जबरदस्त रूप से भारी पड़कर सामने दिखाई पड़ेगा। तो ये परिवर्तन एग्जैक्टली विधानसभा में होगा, चाहे जीते कोई हारे कोई। टिकट का बंटवारा भी उसी टाइप से महिला से होगा और यूथ से होगा। तो आने वाले चुनाव में हमको दिखाई पड़ रहा है कि बिहार एक भविष्य में एक अलग टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम इक्वेशन लेकर लेकर लाएगा, आएगा। वो लेकर के आएगा, मुझे ये लगता अब एक मेरा जाते जाते एक छोटा सा सवाल है आपसे, उस पर बहुत ही कम शब्दों में आपसे मैं जवाब मांगता हूँ कि बिहार में सरकारी वादों की हवाई उड़ान भर रहे हैं लोग, एक से एक वादे, एयरपोर्ट बना देंगे, सड़क बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे बिहार में। कांग्रेस और बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, ये सब बनाने को तैयार हैं क्योंकि चुनाव है। लेकिन जमीन पे क्या दिखता है आप खुद ही देख लेना, पुलें गिर रही हैं, जमीन धंस रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, चलने के लिए
थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो पुल गिर जाता है, सड़क धंस जाता है, और आप एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, रेलवे पे रेलवे लेकर आ रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या वादों पे ही बेस्ड सरकार चलाना चाह रहे हैं? यानी कि कहा जाए तो डबल इंजन या डबल एक्सक्यूजेस की सरकार चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी नीतीश के लिए या फिर दूसरे तरफ के लिए भी यही बातें दिखती हैं। वादा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा। अरे जमीन गिर रहा है, पुल गिर रहा है, जमीन सड़कें धंस रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, कितनी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं बिहार में, कोई ध्यान नहीं। हम सुधार देंगे, हम सुधार देंगे, जैसे कि मैजिक वैंड लेकर आएंगे ये लोग। आपका क्या कहना है? क्या जनता इन पे विश्वास करे या खुलकर ये बताए अब की बार हमारी सरकार होनी चाहिए? मैं 14 तारीख जो नवंबर होगा उस दिन पता चलेगा कि कौन किसकी तरफ है। लेकिन आपका जो प्रश्न है बहुत वैलिड रूप से कुछ दूर तक सही है, कुछ दूर से मैं नहीं मानता। कोई भी सरकार आता है तो 5 साल के लिए आता है, उसमें काम करता है। आज के दिन में 2-3 बात तो मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते और मेरा प्रोफेशनल जर्नलिज्म रहा है उस फील्ड में रहने के नाते, और मैं कोई पोलिटिकल पार्टी से रहा नहीं हूँ, ना रहूंगा। एक चीज तो पक्का है कि एक क्रिटिसिज्म आप कितना भी भला बुरा कह दीजिए, नीतीश कुमार को कोई नहीं कह सकता कि बेईमान है। कह सकता है? आप बताइए ना, आप तो बिहार में रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई कह सकता है क्या कि वो बेईमान आदमी है? कोई नहीं कह सकता। आज के दिन में उनका जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे राजद के हो, चाहे वो नया पार्टी बनाया है ना, क्या नाम है उनका, जो पहले चुनाव में जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज स्वराज पार्टी, वो जो आमिर खान के फिल्म में पीके ट्रांजिस्टर लेके घूमता था, पीके प्रशांत किशोर जी का भी कहना है कि अगर उनसे पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि बताइए कि आप किसको चूज कीजिएगा, नीतीश कुमार जी को कि तेजस्वी यादव को, मतलब निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को। बोला क्यों? इसलिए कि उनके पर कोई आज के दिन में एक भी, मैं भी जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ में कोई भ्रष्टाचार का तो आरोप नहीं। एक उन्होंने अपने लिए तो बिल्डिंग नहीं बनाया, उन लोग अपना बेटा को तो नहीं बना करके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो बात उठता है कि 5 साल में क्या किया। अब विगत 15-20 साल से वो चीफ मिनिस्टर रहे, मुझे बताइए कि 20 साल के दरमियान में कितना काम हुआ है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय में जब मैं गया था करने के लिए, तो 3 मेरे प्रोफेसर, एक कैम्ब्रिज से, एक हार्वर्ड से, और एक श्रीलंका के जो कोलंबो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहां आके बात कर रहे। उन्होंने बोला कि कैसे संभव हुआ कि यहाँ यूनिवर्सिटी बन गया बिहार में, पॉसिबल तो नहीं था। लेकिन मैंने कहता नीतीश कुमार बनाया, उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी बने तो नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते शायद इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बन नहीं पाता। तो मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में, मैं तो अभी रांची से बोल रहा हूँ, अगर आप बिहार के एक बार घूम लीजिए, मैं अभी हाल में तो नहीं घुमा हूं, करीब हो गया 1 साल, वहां का रोड झारखंड से बहुत अच्छा, चारों तरफ, चाहे स्टेट हाईवे हो झारखंड में। आप बताइए, बिजली अभी जो है ना यहाँ चली गई, अभी बिजली नहीं है, या चल रहा है जनरेटर से। बिहार में 24 आवर बिजली चल रही है। तो देखिए, मैं नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर, बट एक बात तो पक्का है कि आज के दिन में बिहार पावर सरप्लस स्टेट जो बाहर को सप्लाई कर रहा है। आप मुझे बताइए कि बिहार में आज के दिन, आज टुडे मंडे के दिन में मेट्रो मिला बिहार को, वहां उद्घाटन किए मोदी। ये भी बेसिकली मोदी जी का ही गिफ्ट होगा, चुनाव की लीड किए हो, जो भी किए हो, लेकिन आज मेट्रो चल रहा है बिहार में, पटना में लॉन्च हुआ। चलिए जाते जाते, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बस हम बोलना जरूरी है, 2 चीज बोलना जरूरी है। जी जी जी, सही एकदम है उसको जरूर बोलिए,
और बोले बोले आप बताएं, आप बताएं। मेरा ये कहना है कि मैं ना हूं नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस से, मैं ये समझूं कि शायद उनका उम्र ढला हो गया है, उनको स्वतः इससे करना होगा, मैं वो सब मानता हूं, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज अगर आप चुनना पड़े लोगों के बीच में, तो मैं बोलता हूं कि नीतीश कुमार से बढ़िया नेता कोई है ही नहीं बिहार में, कोई कंपैरिजन किसी से नहीं। तो दिस इज द ट्रूथ। अब बात उठता है कि अब है ये सब। जाते जाते मैं एक चीज आपको बता दूं और उसके साथ मैं अपना खत्म करूंगा ये शो, कि मैं जब बिहार में था, एक इलाका आप भी जानते होंगे, शेर घाटी, उससे गुजरने में लोगों को डर लगता था, क्योंकि गाड़ी से जा रहे हैं तो कब लुट जाएंगे, कब गाड़ी रोक दी जाएगी, कब आपके परिवार को किडनैप कर लिया जाएगा, मालूम नहीं। मैं करीब 4 साल पहले की बात है, मैं शेर घाटी से आ रहा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि शेर घाटी से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और खाने के लिए रुक गया एक ढाबे में। कहाँ है ये? बोला शेर घाटी है सर। मैं अंदर से तो कांप रहा था, पर जिस तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर मैंने देखा, ठीक है, पिछले 15 सालों में 10 सालों में बिहार में बदलाव तो आया है, पर सवाल ये उठता है कि वंशवाद, जातीय आधार पर राजनीति बिहार में कब खत्म होगा, इसका इंतजार शायद बिहार के सारे वोटर कर रहे हैं। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में वोटर्स जातीय आधार पे नहीं, वंश के आधार पे नहीं, काम के आधार पे शायद अपना वोट देंगे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में नई सरकार के लिए तैयारी करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके। हम फिर इन्हीं तरह के मुद्दों पे आपके पास आते रहेंगे। अच्छा लगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।